हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। इससे पहले हम इस चैप्टर के 6 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने मेटल एटम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल एटम कैसे वाटर से रिएक्शन करता है या कैसे मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, उस केस पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। HNO3 के साथ रिएक्शन देखी थी हमने, एक्वा को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिएक्शन हम वहाँ पर देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जो मेटल एटम है वो सॉल्ट, जैसे सॉल्ट कैसे बनाएगा या अन्य जो टाइप्स की रिएक्शन होगी उनको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 7। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर्स मेटल सॉल्ट, यानी धातु जो है वो अन्य धातु के क्या है, कुछ सॉल्यूशंस हैं, मेटल के क्या सॉल्ट है, मेटल लवण है, तो उनसे कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो उसको रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं तो उसको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में 3.12। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। आपको क्या लेना है, कॉपर और आयरन। ठीक है, आयरन का सिंबल क्या है Fe, कॉपर का सिंबल क्या है Cu। इन सिंबल को भी याद रखिएगा, Cu कॉपर और Fe क्या है, आयरन। तो ये मेटल एटम जो है उनके सिंबल भी आपको याद होने चाहिए। पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब फिगर। उसके बाद क्या करना है, जो आयरन है उस आयरन को कॉपर सल्फेट की विलयन में, आयरन की जो नेल थी आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट की विलयन में डालना है और कॉपर की नेल को आयरन सल्फेट की विलयन में डालना है। ठीक है, सॉल्यूशन में डालना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आपने क्या लिया था, एक क्या कहा था आपसे कॉपर नेल और दूसरा क्या कहा था आपसे आयरन नेल। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसमें आप क्या डालेंगे, आयरन की नेल डालेंगे। और ये किसका है, आयरन का सॉल्यूशन है तो इसमें आप क्या डालेंगे, कॉपर की नेल डालेंगे। ठीक है, तो इस ढंग से क्या करना है आपको अरेंजमेंट देना है। इन व्हिच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन हैज अकर्ड। देखो क्या दोनों जो टेस्ट ट्यूब होंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन प्रोसीड होगी, नहीं होगी। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि कुछ मेटल एटम क्या होते हैं अपने आप में ज़्यादा रिएक्टिव है और कुछ मेटल एटम क्या अपने आप में कम रिएक्टिव है। तो कौन सा किस मेटल एटम को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, तो वो क्या होता है उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। याद रहा होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत स्टडी किया था। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। आप किन प्रेक्षणों के आधार पर या आपका क्या पुराना नॉलेज है जिसके बेस पर आप यह कह पा रहे हैं कि इस मतलब पहले वाले टेस्ट ट्यूब में जो थी उसमें रिएक्शन होगी, दूसरे टेस्ट ट्यूब में नहीं होगी, या दूसरे वाले में होगी पहले वाले में नहीं होगी, या कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटीज 3.9, 3.10, 3.11 कि आप अपना जो ऑब्जर्वेशन है उनको ये डिफरेंट जो एक्टिविटी थी उनसे कोरिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखा था ना हमने वहाँ पर डिफरेंट मेटल एटम को डिफरेंट रिएक्शन से क्या, डिफरेंट जो एसिड था वाटर था तो उनसे रिएक्शन से क्या किया था, रिएक्शन के बेस पे क्या किया था हमने उसको एक्सप्लेन किया था। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। आपको कहना उसके बाद जो रिएक्शन आपने देखी, जो रिएक्शन आपने वहाँ पर ऑब्जर्व की, तो उसको क्या करना है आपको बैलेंस से संतुलित करके आपको क्या करना है, राइट करना है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस तरह की रिएक्शन होगी तो वो भी क्या करना आपको रिएक्शन राइट करना है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। ठीक है, जो मेटल एटम क्या होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा कम रिएक्टिव मेटल एटम को क्या करेगा उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, मान लो डिस्प्लेस करने का अर्थ क्या है, दो स्टूडेंट है ए और बी, उनमें से एक ताकतवर है और एक कम ताकतवर है। ठीक है, उनको चेयर से रिमूव करना है। चेयर एक है तो कौन उस चेयर में बैठ पाएगा, जिसकी ताकत ज़्यादा होगी। तो वही वाली बात है, जो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो दूसरे मेटल एटम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। जिनकी रिएक्टिविटी क्या है कम है वो दूसरे मेटल एटम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सोल्यूशन से। ठीक है, वही तो है कि उसकी पोजीशन से उसको क्या करना, हमें रिमूव करना है या डिस्प्लेस करना है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि प्रत्येक जो मेटल एटम है उनकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं है। जैसे हमने कहा था सोडियम और पोटेशियम मेटल एटम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एटम है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेटल एटम जो होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने मान लो
मैं कोरिलेट करता हूँ स्टूडेंट से, 5 स्टूडेंट लिए, क्या 5 स्टूडेंट की ताकत सबकी बराबर होगी? अगर सबकी बराबर ताकत है तो उनकी सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी है। अगर किसी की कम या ज़्यादा ताकत है तो इसका मतलब क्या हो गया, उनको हम अरेंज कर सकते हैं ना कि ज़्यादा ताकत किसको है, कम किसको है, उससे कम कम, इस ढंग से। तो वैसे ही मेटल एटम को भी क्या कर सकते हैं हम, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनकी जो रिएक्टिविटी होगी उन रिएक्टिविटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। We checked the reactivity of various metal with oxygen, water and acid. हमने मेटल एटम को वाटर से भी रिएक्शन कराई, मेटल एटम की एसिड से भी रिएक्शन कराई और मेटल एटम की ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कराई। ठीक है, तो डिफरेंट रिएक्शन हमने देख चुके हैं। जैसे हमने क्या कहा, मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनाया था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, याद आ रहा होगा। ये क्या होता है, मैंने बताया था ना, फुलझड़ी के जैसे जलती है तो ऐसे, तो बहुत ज़्यादा वाइट डेजलिंग साउंड के साथ क्या होता है, बर्न होता है। तो ये मैग्नीशियम की हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन देख दी। वैसे हम मैग्नीशियम को किसके साथ, वाटर के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा। वैसे हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस HCl, ये रिएक्शन भी देखी थी हमने। तो इसमें क्या बनाया था, मैग्नीशियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ पर बाहर निकली थी। तो ये डिफरेंट रिएक्शन को क्या कर हम देख चुके हैं। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स। क्या प्रत्येक मेटल एटम ऐसा जो डिफरेंट रिएजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, एसिड है, प्रत्येक से रिएक्शन कर पाता है? नहीं करेगा। कुछ तो कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कहा था ना, कुछ मेटल एटम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ, कुछ स्टीम के साथ, और कुछ मेटल एटम ऐसे हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाते। जैसे सिल्वर और गोल्ड है या प्लेटिनम है, इनकी ये अपने आप में क्या होता है, नेटिव मेटल एटम है। ठीक है, तो ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। So we were not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम displacement reaction studied in chapter first give better evidence about the reactivity of metals. चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा था कि कौन मेटल एटम किसको डिस्प्लेस करेगा। इट इज सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। देखो, मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। तो इसका मतलब क्या होगा, मेटल ए क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, मेटल बी की तुलना में। ठीक है, विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वेशन, योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.12। ठीक है, कॉपर और आयरन है, तो कॉपर और आयरन से कौन सा मेटल एटम क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आपने कहा, हमने वहाँ पर पढ़ा था, याद आ रहा है कि कॉपर क्या होता है, देखो हमने आयरन कहा था, आयरन क्या होता है, स्टीम से रिएक्शन कर जाता है। स्टीम से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया था हमने, Fe3O4 प्लस H2 बनाया था। लेकिन हमने कॉपर लिया था तो कॉपर स्टीम से भी रिएक्शन नहीं किया था। ठीक है, इसमें कोई भी रिएक्शन अकड़ नहीं हुई थी। तो इसका मतलब क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, आयरन की तुलना में क्या, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। दे रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता की क्या हमारे पास एक श्रेणी है, तो सक्रियता श्रेणी। ठीक है, रिएक्टिविटी की श्रेणी है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ठीक है, हमारे पास क्या है, जो सक्रियता श्रेणी है वो एक क्या है, लिस्ट है। ठीक है, वह सूची है जिसमें जो डिफरेंट धातुएं हैं, मेटल एटम है, उनकी क्रियाशीलता को डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कौन से ऑर्डर कह रहे हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या डिक्रीजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अवरोही। तो अवरोही क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर आएगा, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी वो सबसे नीचे आएगा। तो इस ढंग से क्या किया हमको अरेंज किया हुआ है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज 1.9 and 3.12, द फॉलोइंग सीरीज टेबल 3.2 नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमने वाटर के साथ, देखो ये एक दिन में तैयार की गई नहीं है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पे क्या किया होगा, इस पर वर्क किया होगा कि कौन सा मेटल एटम ज़्यादा रिएक्शन फास्ट कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, उससे कम क्या कर रहा है। तो ये उसके बाद क्या किया उन्होंने, डेटा कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, डेटा कलेक्ट किया हुआ, तो तब जाके रिएक्टिविटी सीरीज को क्या किया उन्होंने बनाया हुआ है। एक्टिविटी सीरीज रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो एक्टिविटी सीरीज दिखा रखी है, तो डिफरेंट मेटल एटम की जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है तो उसके हिसाब से यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। तो सबसे ऊपर क्या रखा हुआ है, पोटेशियम। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम। ये पोटेशियम एटम क्या है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। ये देखो यहाँ तक जो मेटल एटम लिखे हुए हैं, तो ये क्या, इससे ऊपर क्या होंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ये इसके हिसाब से ये वाला आएंगे, और ये मॉडरेट वाला आएंगे। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव वाला। तो इस ढंग से क्या किया इन्होंने अरेंज किया हुआ है। तो पोटेशियम हो गया, फिर पोटेशियम सबसे ऊपर, फिर सोडियम, फिर उसके बाद क्या गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल एटम है।
ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये मेटल एटम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले जो मेटल एटम होंगे एसिड से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कॉपर, फिर मरकरी, एजी, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड क्या सबसे नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा नेटिव मेटल एटम है, तो लीस्ट रिएक्टिव एटम होगा। ठीक है, जबकि जो सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये क्या अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एटम है। तो डिफरेंट जो मेटल एटम थे उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से वो एसिड से किस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और किस फास्ट होगी स्लो होगी, तो उसके हिसाब से इनको अरेंज किया गया है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम जो मेटल और जो नॉन मेटल है, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर